हेलो फ्रेंड्स, हम सभी मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान का अगला टॉपिक लेके आए हैं, जिसमें से हम लोग आज नए टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। मध्य प्रदेश की सिंचाई परियोजनाएं। आप लोगों ने लास्ट क्लास तक मध्य प्रदेश की नदियों के बारे में अच्छे से पढ़ा। नदियों से ही रिलेटेड है मध्य प्रदेश की सिंचाई परियोजनाएं। तो ये कुछ सिंचाई परियोजनाएं हैं, हम आप लोगों को प्रत्येक सिंचाई परियोजना को अच्छे से समझाएंगे। और साथ साथ में जिसने नदियों के पिछले वीडियोस देखे हैं, तो हम नदियों के साथ साथ भी कुछ परियोजनाओं के बारे में जो नदियों पर स्थित थी उनके बारे में डिस्कस किए थे। तो आप सभी इतना ध्यान रखें कि जो नदी वाला टॉपिक जिसने भी छोड़ा है उनको सिंचाई परियोजनाएं थोड़ी सा कम समझ में आएंगी। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप नदी वाला जो वीडियोस हैं या नदी वाले जो वीडियोस डले हैं या नदी का टॉपिक जो भी पढ़ाया गया था, पहले नदियां कवर कीजिए। नदियां कवर हो जाएंगी आप सभी की, तो फिर आप सिंचाई परियोजनाएं आसानी से समझ पाएंगे। देखिएगा, आज का जो टॉपिक है मध्य प्रदेश की सिंचाई परियोजनाएं। तो सिंचाई परियोजनाओं में सबसे पहले कुछ फैक्ट पॉइंट जानते हैं हम लोग। आप सभी ध्यान रखें, आजादी के पहले सबसे पहले जो सिंचाई विभाग की स्थापना है, आजादी के पहले लगभग 1905 में ग्वालियर राज्य में, पहले रियासतें हुआ करती थी तो राज्य ही कहते थे इस वाले क्षेत्र में, सिंचाई विभाग की मध्य प्रदेश में स्थापना की गई। और यहाँ पर सिंचाई की सुविधाएं सिंधिया वंश द्वारा करवाई गई, जो बड़ा पॉपुलर वंश था। आपको ध्यान रखिएगा, इस एरिया में मध्य भारत का जो पठार है, हमारे मध्य प्रदेश का भौगोलिक क्षेत्र, यहाँ पर प्रदेश में सबसे पहले सिंचाई परियोजनाएं प्रारंभ की गई। इसके साथ ही मध्य प्रदेश में जब हम लोग आजाद हुए, आजाद होने के बाद मध्य प्रदेश का गठन हुआ तो जल बोर्ड बनाया गया। मध्य प्रदेश जल बोर्ड का जो गठन है 1956 में ही कर दिया गया। इसके साथ साथ फिर कुछ आगे ड्यूरेशन बढ़ा तो मध्य प्रदेश में सिंचाई निगम की स्थापना 1976 में की गई। इसके साथ ही मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा जो सिंचाई के साधन है, मध्य प्रदेश तथा भारत में सबसे अधिक सिंचाई के साधन है कुएं व नलकूप। हमारे देश में या मध्य प्रदेश में सबसे अधिक सिंचाई किससे होती है? कुओं व नलकूपों से होती है। तो आप सभी ध्यान रखें कि कुएं नलकूप प्रथम साधन है हमारे प्रदेश का, जो सबसे ज्यादा सिंचाई वाले क्षेत्र को कवर करते हैं। दूसरे नंबर पर नहरें और तालाब आते हैं। नहरों तालाबों से भी सिंचाई होती है। जैसे हम लोग बात करें तालाबों से सिंचाई, हमारे प्रदेश में बालाघाट और सिवनी में भरपूर मात्रा में की जाती है। हमारे प्रदेश में तालाबों से सबसे अधिक सिंचाई कहाँ होगी? बालाघाट और सिवनी। तो आप सभी कुछ परियोजनाओं के बारे में हम लोग समझेंगे। ये कुछ पॉइंट थे, आपको ध्यान रखना है। नदियां पड़ी हैं, सिंचाई परियोजनाएं अपने आप बन जाएंगी आप सभी से। तो देखिएगा, हम सबसे पहली परियोजना के बारे में बात करेंगे। सबसे पहली जो परियोजना कौन सी है, आप एवरेज ध्यान रखिएगा। पहली जो परियोजना है गांधी सागर। कौन सी परियोजना है? गांधी सागर। ये सबसे पहले हम एक एक के बारे में, सबके बारे में पढ़ने वाले हैं। गांधी सागर जो परियोजना है, आप ध्यान रखें, ये यहाँ पर हमारे प्रदेश में है, मंदसौर डिस्ट्रिक्ट में। मंदसौर जिले को भरपूर सिंचित करती है। नीमच, रतलाम, मंदसौर ये जिले इससे भरपूर मात्रा में सिंचित होते हैं। चंबल नदी पर मौजूद परियोजना है। किस नदी पर है ये? चंबल नदी पर, मंदसौर में, मध्य प्रदेश में स्थित गांधी सागर परियोजना। ये हमारे मध्य प्रदेश के साथ साथ राजस्थान की भी सम्मिलित परियोजना है। किसकी सम्मिलित परियोजना है? राजस्थान राज्य की भी गांधी सागर सम्मिलित परियोजना है। चंबल नदी पर है, मंदसौर में है। हमारे मंदसौर, नीमच, रतलाम जिलों को सिंचित करती है। हम लोग सेकंड परियोजना के बारे में देखेंगे तो जवाहर सागर है। कौन सी है? जवाहर सागर। आपको क्वेश्चन कैसे बनेंगे परियोजनाओं से?
कोई एक परियोजना का नाम दिया जाएगा, आपको स्थान बताना पड़ेगा या नदी का नाम बताना पड़ेगा कि ये परियोजना किस नदी पर मौजूद है या किस स्थान पर मौजूद है। बाकी परियोजनाओं से कुछ नहीं पूछा जाता है। लास्ट में कुछ नोट पॉइंट होंगे, हम आपको नोट पॉइंट लिखवाएंगे। तो नदी का नाम, स्थान का नाम, किस क्षेत्र को वो कवर कर रही है, ये आप सभी को ध्यान रखना है। देखिएगा चबाहर सागर जो परियोजना है, चबाहर सागर भी चंबल नदी पर स्थित परियोजना है। ये राजस्थान राज्य में चंबल नदी पर मौजूद है। ये भी मध्य प्रदेश की सम्मिलित है। मध्य प्रदेश और राजस्थान की सम्मिलित परियोजना कौन सी है? चबाहर सागर। और एक और है राणा प्रताप सागर। कौन सी है? तीसरे नंबर की राणा प्रताप सागर। एक चित्तौड़गढ़ और कोटा में मौजूद है। राणा प्रताप सागर परियोजना भी चंबल नदी पर मध्य प्रदेश की सम्मिलित परियोजना। तीनों परियोजनाएं गांधी सागर, जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर, तीनों चंबल नदी पर मौजूद, तीनों एमपी और राजस्थान की सम्मिलित परियोजनाएं। जल में भी शामिल और विद्युत में भी शामिल। जो विद्युत इनसे बनता है उसका भी बंटवारा हम लोग 50-50% के समथिंग करते हैं। तो आप ये तीनों परियोजनाएं चंबल नदी पर मौजूद, एमपी और राजस्थान में चंबल नदी पर स्थित। अगली जो परियोजना है बाण सागर। कौन सी है? बाण सागर परियोजना। हमने आपको सोन नदी अच्छे से डिस्कस की थी। अमरकंटक से आती है। अमरकंटक से निकलने के बाद शहडोल से होते हुए यूपी और बिहार जाती थी। सोन नदी पर स्थित बाण सागर परियोजना है। किस नदी पर स्थित है? बाण सागर परियोजना सोन नदी पर स्थित और शहडोल में। कहां पर है? शहडोल में। शहडोल में भी जगह देवलोध है। कौन सी स्थान है? देवलोध में बाण सागर परियोजना है सोन नदी पर। इसका जो लाभ है हमारे शहडोल को सीधी सिंगरौली, सतना इन डिस्ट्रिक्ट को कवर करती है। यहां से निकाली गई कुछ नहरें जो प्रमुख हैं, इन मध्य प्रदेश के पूर्वी जिलों को भरपूर पानी देती हैं। तो आप ध्यान रखें, बाण सागर जो परियोजना है सोन नदी पर है, हमारे शहडोल में स्थित है। 3 राज्यों की सम्मिलित परियोजना है। इसमें मध्य प्रदेश, यूपी और इसके साथ साथ बिहार भी शामिल है। एमपी, यूपी और बिहार कौन कौन से हैं? एमपी, यूपी और बिहार। इससे ध्यान रखना है कि एमपी जो है, एमपी का 50% भाग इसमें शामिल है। कितना प्रतिशत है? 50%। यूपी और बिहार के 25% भाग बाण सागर परियोजना में शामिल है। तो हमारा मध्य प्रदेश आधे हिस्से का भागीदार है, बाकी का आधे में से आधा आधा 25% यूपी बिहार इस परियोजना में शामिल है। बाण सागर अच्छे से आप याद रखिएगा। अगली परियोजना जो है सरदार सरोवर। कौन सी परियोजना है? सरदार सरोवर है। तो सरदार सरोवर से आपको क्या ध्यान रखना है? सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पर स्थित है। किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर। पहला पॉइंट। एक गुजरात राज्य में स्थित परियोजना है, हमारे स्टेट में नहीं है। कहां पर है? गुजरात राज्य में स्थित परियोजना। और किस नदी पर? नर्मदा नदी पर स्थित। देश की सबसे बड़ी परियोजना है। और कौन सी? सरदार सरोवर परियोजना। मोदी जी के आने के बाद 2014 के बाद इसकी 139 मीटर 15-16 में इसकी 139 मीटर ऊंचाई और बढ़ाई गई, जिससे देश की सबसे बड़ी परियोजनाओं में शुमार सरदार सरोवर। गुजरात राज्य में स्थित, नर्मदा नदी पर स्थित, 4 राज्यों की सम्मिलित परियोजना। कितने राज्यों की? 4 राज्यों की सम्मिलित परियोजना। एमपी, साथ में महाराष्ट्र, साथ में गुजरात और राजस्थान को भी इसमें लिया गया है। कितने राज्यों को लिया गया है? 4 राज्यों को, एमपी, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान। राजस्थान को ये पानी देती है, एमपी को भी देती है, महाराष्ट्र को भी देती है और गुजरात में तो स्थित है, तो वहां तो पीने के लिए भी भरपूर पानी और सिंचाई के लिए भी भरपूर पानी। गुजरात के कुछ क्षेत्र
में सिंचाई नहीं होती थी। ज्यादातर समुद्री तट लगा हुआ है, जिस कारण से समुद्र के पानी से सिंचाई ना हो पाने के कारण या फसलें उत्पन्न ना हो पाने के कारण यहाँ पर ये सरदार सरोवर परियोजना बनाई गई। इनका किनका संकल्प था? ये सरदार वल्लभ भाई पटेल का संकल्प था। तो नेहरू जी ने 60-61 में इसका शिलान्यास किया, स्टार्टिंग किया, और आज ये सबसे बड़ी परियोजनाओं में शुमार है। तो सरदार सरोवर से भी ध्यान रखना है आपको, नर्मदा नदी पर मौजूद परियोजना है ये गुजरात राज्य में। अगली परियोजना है संजय सरोवर। संजय सरोवर अलग है, सरदार सरोवर अलग है। अगर हम संजय सरोवर की बात करते हैं तो सिवनी डिस्ट्रिक्ट में मौजूद वैनगंगा नदी पर यह परियोजना है। किस नदी पर है? वैनगंगा नदी पर। और किस जिले में? सिवनी जिले में। इस परियोजना को भीम बांध, कौन सा बांध? भीम बांध, और इसके साथ ही इसको कीचड़ डैम की भी उपाधि दी गई है। अब देखिएगा, ये जो संजय सरोवर परियोजना है ये एशिया प्रसिद्ध डैम है। कैसा है? एशिया प्रसिद्ध डैम। लेकिन किसका बना हुआ है? मिट्टी का। किसका? मिट्टी का। तो आपको ध्यान रखना है कि संजय सरोवर परियोजना सिवनी में, और सिवनी के साथ साथ ध्यान रखिएगा यहां पर सिवनी और बालाघाट जिलों को सबसे ज्यादा यहां पर तालाब बनाए गए हैं, और वो तालाब इसी परियोजना से कवर किए जाते, मीन्स भरे जाते हैं, जिससे यहां पर तालाबों से भी सिंचाई भरपूर होती है। तो संजय सरोवर के उपनाम ध्यान रखना है भीम बांध। कीचड़ डैम की उपाधि इसे प्रदान की गई है। क्यों की गई है? क्योंकि मिट्टी का है, जिस कारण से यहां पर कीचड़ ज्यादा हो जाता है, इसीलिए हम लोग कीचड़ डैम कह दिए हैं। एशिया का सबसे बड़ा मिट्टी का बना हुआ बांध है। अब वैनगंगा नदी पर मौजूद है। किस नदी पर? वैनगंगा। आगे अगला जो परियोजना है हम लोगों का माता टीला है। कौन सी है? माता टीला। रानी लक्ष्मीबाई परियोजना के नाम से इसे जाना जाता है। किसके नाम से? रानी लक्ष्मीबाई परियोजना के नाम से इसे हम लोग जानते हैं। माता टीला बेतवा नदी पर मौजूद और हमारे एमपी और यूपी की सम्मिलित परियोजना। किस किस की? एमपी और यूपी दोनों स्टेटों को कवर करना है। एमपी और यूपी की सम्मिलित परियोजना है माता टीला। बेतवा नदी पर है, ललितपुर के पास और टीकमगढ़ जिले के पास मौजूद यह परियोजना हमारे दोनों राज्यों को कवर करती है। यहाँ से एक नहर निकाली गई है भांडेर। हम भांडेर में बाद में बात करते हैं, यहाँ पर है, इस पर भी आएंगे। तो माता टीला परियोजना भी ध्यान रखना है, ये हमारे मध्य प्रदेश के कुछ जिलों को और साथ साथ में यूपी के कुछ जिलों को भी सिंचित करती है। बरगी परियोजना, अगली जो परियोजना है कौन सी है? बरगी। ये बरगी नदी पर मौजूद बरगी परियोजना है जो नर्मदा की सहायक है। ये जबलपुर में भरपूर पानी देती है। जबलपुर, कटनी, शहडोल तक इसका पानी जाता है। बरगी परियोजना से ध्यान रखिए, बरगी नदी है जो जबलपुर के पास नर्मदा नदी में मिल जाती है, उसी पर स्थित है ये बरगी परियोजना, जबलपुर में ही मौजूद। इससे आप ध्यान रखें, जबलपुर को भरपूर पानी मिलता है। बरगी एक छोटी सी नदी, नर्मदा की सहायक। अगली जो परियोजना है वो बामनथड़ी परियोजना है। कौन सी है? बामनथड़ी। छोटी छोटी कुछ परियोजनाएं हैं, कुछ बड़ी बड़ी परियोजनाएं, जिनको आप नाम से ध्यान रखिए। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो एक बार फिर से आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इनको पढ़ने के पहले नदियां अवश्य पढ़ें। नदियों वाला वीडियो अगर किसी ने नहीं पढ़ा है तो परियोजनाएं आसानी से समझ में नहीं आने वाली हैं, और आप पहले से पढ़े हैं तो भरपूर समझ में आएंगी। देखिएगा, बामनथड़ी परियोजना है। बामनथड़ी जो परियोजना है तो आप ध्यान रखें इसी नदी पर है। एमपी और महाराष्ट्र की ये संयुक्त परियोजना है। बामनथड़ी परियोजना बामनथड़ी नदी पर है। हमारे एमपी को भी सिंचित करती है और महाराष्ट्र को भी सिंचित करती है। अगली जो परियोजना है वो मान परियोजना है। कौन सी परियोजना है? मान परियोजना। मान नदी पर स्थित
परियोजना है, मानही परियोजना है और मान नदी पर ही स्थित है। ये धार जिले में है, धार जिले को भरपूर सिंचित करती है। तो मान परियोजना ध्यान रखना है, मान नदी पर स्थित है, धार जिले को सिंचित करती है। अगला जो है परियोजना हमारा वो पेंच परियोजना है। कौन सी परियोजना? पेंच नर्मदा की सहायक है। किसकी सहायक है? नर्मदा की सहायक है। तो पेंच परियोजना पेंच नदी पर स्थित एमपी और महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना है। पेंच परियोजना एमपी महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना। आप इस परियोजना को भी ध्यान रखें, एमपी में भी सिंचाई करती है और महाराष्ट्र में भी सिंचाई करती है। जो अगली परियोजना है वो हलाली परियोजना है। हलाली परियोजना से ध्यान रखें, हलाली नदी पर स्थित एक परियोजना है हलाली। ये विदिशा को भरपूर सिंचित करती है और इसको एक नाम दिया गया है जो बड़ा प्रसिद्ध है, सम्राट अशोक सागर परियोजना। हलाली नदी वाली परियोजना को सम्राट अशोक सागर परियोजना के नाम से जाना जाता है। ये पॉइंट पूछा जा सकता है, कई बार कई एग्जामों में पूछा गया है। हम लोगों ने इतनी परियोजनाओं के बारे में अभी डिस्कस किया। अब आते हैं यहां पर, देखिएगा ये पहली जो परियोजना है भांडेर। कौन सी है? भांडेर एक नहर है। देखिएगा जो भांडेर है, भांडेर नहर बेतवा नदी से निकाली गई है। कहां से निकाली गई है? बेतवा नदी से निकाली गई है। और ये मध्य भारत का जो एरिया है, ये ऊपर वाला, ये वाला हम मध्य प्रदेश की भौगोलिक दृष्टि में आपको सभी को अच्छे से डिस्कस किए। मध्य भारत क्या है, मालवा क्या है, रीवा पन्ना का पठार क्या है, बुंदेलखंड का पठार क्या है, नर्मदा सोन घाटी क्या है, इन सभी के बारे में पिछले वीडियोस पड़े हुए हैं। आप सभी उन वीडियोस को क्रम से देखें, जिस कारण से आपको मध्य प्रदेश का भौगोलिक प्रदेश के बारे में पता चलेगा। तो आप सभी ध्यान रखें, भांडेर नहर बेतवा नदी से निकाली गई है और बेतवा नदी से निकालने के बाद ये भरपूर पानी देती है मध्य भारत के पठार को। किस पठार को कवर कर रही है? मध्य भारत के पठार को। इसमें ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी, भिंड, मुरैना, शिवपुर भी आता है। तो आप सभी ध्यान रखिएगा भांडेर नहर। अगली जो परियोजना है, अगली परियोजना से ध्यान रखना है इंदिरा सागर। कौन सी? इंदिरा सागर परियोजना से आप ध्यान रखिएगा कि ये सबसे बड़ी परियोजना है हमारे पूरे प्रदेश की। इंदिरा सागर परियोजना पूरे प्रदेश की सबसे बड़ी परियोजना। आपसे कोई पूछे मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी परियोजना कौन सी है, आप बताइएगा। इंदिरा सागर परियोजना खंडवा जिले में स्थित सबसे बड़ी परियोजना है जो नर्मदा नदी पर स्थित है। पूर्वी निमाड़ पश्चिमी निमाड़ को भरपूर सिंचित करती है। पूर्वी निमाड़ खंडवा, पश्चिमी निमाड़ खरगोन। इसी इंदिरा सागर परियोजना पर 1000 मेगावाट का, कितने मेगावाट का? 1000 मेगावाट का तैरता हुआ फ्लोटिंग सोलर पावर संयंत्र मामा जी लगाने के लिए जा रहे हैं, प्रस्तावित है, कंप्लीट हो जाएगा कुछ दिनों बाद ही। तो आप ध्यान रखें, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा सोलर संयंत्र जो इसी परियोजना में, इंदिरा सागर परियोजना में तैरता हुआ सोलर संयंत्र 1000 मेगावाट का लगाया जा रहा है। तो इंदिरा सागर खंडवा में है। सबसे बड़ी परियोजना किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर है। कहां कहां पानी देती है? पूर्वी निमाड़ और पश्चिमी निमाड़ को। अगली जो परियोजना है ओमकारेश्वर। कौन सी परियोजना है? ओमकारेश्वर। ये भी वहीं पर मौजूद है, खंडवा में ही मौजूद, नर्मदा नदी पर ही है। बनाया क्यों गया? देखिएगा वास्तविक क्या हुआ कि इंदिरा सागर डैम नर्मदा नदी का पानी भरपूर कवर नहीं कर पा रहा था, जिस कारण से एक डैम की आवश्यकता और पड़ी। तो खंडवा में ही ओमकारेश्वर डैम को बनाया गया और ओमकारेश्वर डैम को बनाया गया तो यहाँ भी ये भी पूर्वी पश्चिमी निमाड़ को भरपूर पानी देता है। आप सभी ध्यान रखें, ये क्षेत्र भरपूर सिंचित हैं और यहाँ पर बड़ी बड़ी नदियों के साथ साथ बड़ी बड़ी परियोजनाएं भी हैं।
तो ओमकारेश्वर भी नर्मदा नदी पर खंडवा जिले में, वहीं पूर्वी निमाड़ पश्चिमी निमाड़ को भरपूर सिंचित करती है। शहडोल भी बालाघाट सिवनी बैतूल इस एरिया में भी इनका पानी जाता है। माही परियोजना, अगली परियोजना जो है हमारी माही परियोजना है। माही नदी पर स्थित माही परियोजना। माही नदी, आप ध्यान रखें इसको, कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली पूरे भारत की कौन सी नदी है? माही नदी है। धार के सरदारपुर से आती है। माही नदी पर देखिएगा माही परियोजना है, ये हमारे मध्य प्रदेश के झाबुआ अलीराजपुर जिलों को कवर करती है। यहाँ है झाबुआ अलीराजपुर, तो माही परियोजना हमारे झाबुआ अलीराजपुर जिलों को भरपूर पानी देती है। अगली परियोजना पर हम लोग आएंगे जोवट परियोजना। कौन सी है? जोवट। जोवट परियोजना एक बार पूछ ली गई है, हथनी नदी पर है। किस नदी पर है? हथनी नदी पर, धार जिले में स्थित है जोवट परियोजना। किस नदी पर है? हथनी। हथनी नदी किसकी सहायक? नर्मदा की सहायक, धार जिले में स्थित है जोवट परियोजना। इसे चंद्रशेखर आजाद परियोजना के नाम से भी जाना जाता है। ये नाम बड़ा प्रसिद्ध है, तो जोवट परियोजना से ध्यान रखिएगा, चंद्रशेखर आजाद परियोजना के नाम से भी इसे जाना जाता है। और हथनी नदी पर है, धार जिले में है, धार को भरपूर कवर करती है, मीन्स पानी देती है। अगली जो परियोजना है वो उर्मिल है। कौन सी है? उर्मिल है। उर्मिल परियोजना से ध्यान रखिएगा, जो उर्मिल परियोजना ये छतरपुर डिस्ट्रिक्ट के तहत आती है। छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में ये उर्मिल नदी है, एक छोटी सी नदी, इस पर एक परियोजना बनाई गई है जो छतरपुर जिले को कुछ एरिया में सिंचित करती है। इसके साथ ही एक परियोजना और है, केन परियोजना। केन नदी पर, ये उर्मिल परियोजना उर्मिल नदी पर थी, केन परियोजना केन नदी पर स्थित है। केन परियोजना छतरपुर और पन्ना जिले को सिंचित करती है। एक छोटी सी परियोजना केन नदी पर भी बनाई गई है जो 2 जिलों को कवर करती है। ये हमारी कुछ परियोजनाएं थी। आप सभी इन परियोजनाओं को नोट भी कर सकते हैं। अगर समझ में आया है सभी को, हम आपको PDF देंगे, आप अपना हमें नाम भेजिएगा। नाम के साथ साथ आप स्थान का नाम जरूर भेजें, आप कहाँ से हैं। परियोजनाओं के अलावा हमारे प्रदेश में 2 लिंक परियोजनाएं भी हैं, नदी जोड़ो लिंक परियोजनाएं, उनके बारे में भी समझिएगा। देखिएगा, लिंक परियोजना से हम लोग देखेंगे केन बेतवा लिंक परियोजना। कौन सी परियोजना? केन बेतवा लिंक परियोजना। केन बेतवा लिंक परियोजना जो है 2005 ध्यान रखिएगा स्टार्टिंग हुआ। केन बेतवा लिंक परियोजना मध्य प्रदेश ही नहीं पूरे भारत की सबसे पहली नदी जोड़ो परियोजनाएं है। नदी जोड़ो परियोजना है केन बेतवा। 2005 से स्टार्टिंग हुआ, लेकिन आज तक 2022 आज तक इस परियोजना को कवर नहीं किया गया, मींस लिंक नहीं किया गया। अभी भी इस पर लगभग 6 से 7 साल लगने की अभी भी गुंजाइश है। समझ लीजिएगा आप कि 6 से 7 साल और लग जाएंगे। केन बेतवा लिंक परियोजना में होना क्या था? बुंदेलखंड के कुछ जिलों को भरपूर पानी मिलता और कुछ यूपी के जिलों को भी पानी मिलता। तो आप सभी ध्यान रखें कि जो केन बेतवा लिंक परियोजना है, इससे फायदा बुंदेलखंड को सबसे अधिक और कुछ यूपी के जिलों को भी सबसे अधिक होने वाला था। लेकिन वास्तविक में आज तक ये परियोजना कवर नहीं हो पा रही है। केन नदी पर एक डैम बनाया जाता और एक बेतवा नदी पर डैम बनाया जाता। इनसे नहरें निकाली जाती, जो बीच का एरिया पड़ता वो सारी जमीन सिंचित होती, वहां पर कनेक्टिविटी दी जाती इन सभी से नहरों की। लेकिन आज भी केन बेतवा लिंक बुंदेलखंड की आधी अधूरी परियोजना जो आज तक नहीं पूरी हुई है। कब स्टार्ट हुई? 2005 में। अब जब होगी तब हम लोग पढ़ेंगे। सबसे ज्यादा फायदा था इससे बुंदेलखंड का। दूसरी जो लिंक परियोजना है वो नर्मदा छिप्रा लिंक परियोजना।
ये 2012 में प्रारंभ हुई और 2014 में कवर कर ली गई, मींस पूरी कर ली गई। क्यों कर ली गई? क्योंकि मामा जी को यहां पर कुंभ के मेले का आयोजन करवाना था, या कुंभ का मेला उज्जैन में आयोजित होना था 2016 में। कब आयोजित होना था? 2016 में। तो क्षिप्रा जो नदी है, क्षिप्रा में पानी कम रहता है, छोटी सी नदी है, कांकरी बर्डी पहाड़ी से आती है, सदाबाहिनी नहीं है, जिस कारण से इसमें पानी रहता ही नहीं है। गर्मियों के दिनों में इसमें पानी सूख जाता है। तो नर्मदा से इसको कनेक्ट किया गया और कनेक्ट करने के बाद नर्मदा का पानी इसमें छोड़ दिया जाता है, जिससे क्षिप्रा भी सदाबाहिनी हो जाती है, कंटिन्यू वर्ष भर इसमें भी पानी बहता रहता है। कुंभ के मेले के आयोजन में स्नान का ही महत्व होता है, जिस कारण से नर्मदा क्षिप्रा लिंक परियोजना 12 में स्टार्ट हुई और 14 में पूरी कर ली गई। इससे पूरे मालवा क्षेत्र को भरपूर फायदा हुआ। वहां का जो कृषि क्षेत्र है उसको सबसे ज्यादा फायदा हुआ, और क्षिप्रा नदी को मालवा की गंगा भी कहा जाता है। तो यहां पर ध्यान रखना है आप सभी को कि नर्मदा क्षिप्रा लिंक परियोजना इस टाइम में कवर कर ली गई। इससे सबसे अधिक फायदा मालवा क्षेत्र को हुआ, जो प्रदेश के पश्चिमी भाग में स्थित है, और हमारे पूरे मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा भौगोलिक प्रदेश कौन सा? मालवा पठार। आप सभी इन परियोजनाओं के बारे में ध्यान रखिएगा। कुछ नोट पॉइंट हैं, नोट पॉइंटों के बारे में ध्यान रखना है। 2 से 3 नोट पॉइंट हैं, दिखेगा। हमारे प्रदेश में सबसे अधिक वर्षा इस वाले एरिया में पचमढ़ी में होती है, सबसे कम भिंड में होती है। एवरेज जो वर्षा का औसत है 112 सेंटीमीटर है। कभी कभी वर्षा कहीं अधिक और कहीं कहीं कम हो जाती है, जिस कारण से हमें सिंचाई के साधनों की आवश्यकता पड़ती है। तो हम सभी ने कृत्रिम तरीके से पूरे मध्य प्रदेश में सिंचाई परियोजनाएं बनाई हुई हैं, जिस कारण से हम सिंचाई कर पाते हैं सभी से इन परियोजनाओं से, और हमारे मध्य प्रदेश का ज़्यादातर भाग सिंचित है बुंदेलखंड को छोड़कर। अब सभी आप लोग ध्यान रखिएगा इन परियोजनाओं के बारे में। बुंदेलखंड सिंचित हो जाता अगर केन बेतवा लिंक परियोजना पूरी कंप्लीट कर ली जाएगी। फ्यूचर में कभी भी ये परियोजना अगर कंप्लीट होती है तो सबसे अधिक फायदा बुंदेलखंड को मिलने वाला है, और बुंदेलखंड भी भरपूर सिंचित होगा। ये हम लोगों का टॉपिक था परियोजनाओं से। हम लोग अगले टॉपिक में अगले टॉपिक के साथ मिलेंगे, अगले टॉपिक के साथ मिलेंगे। आप सभी को अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ सभी लोग शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें, अपने फ्रेंड सर्किल में भी भेजें। थैंक यू फ्रेंड्स, हम लोग कल डिस्कस करेंगे अगला टॉपिक।